आप सब जानते हैं कि सत्याग्रह की शुरुआत, उसका आरंभ इसी पावन धरती से हुआ था और महात्मा गांधी जी ने जब पहला सत्याग्रह आजादी की लड़ाई शुरू की तो उन्होंने सत्याग्रह उनकी प्रशिक्षण दिया, ट्रेनिंग दी और उस ट्रेनिंग में एक मंत्र दिया और वो मंत्र था निर्भय बनो, निर्भय बनो, भय से मुक्त हो जाओ। ये मंत्र महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रहियों को दिया था और उसके बाद सत्याग्रह शुरू हुआ था। हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने भी जो इस तानाशाह मोदी सरकार के खिलाफ जब अपना आंदोलन शुरू किया तो आपने भी नारा दिया कि डरो मत और हमें बब्बर शेर बना दिया। साथियों, तानाशाह मोदी सरकार इस बिहार में और ना सिर्फ इस बिहार में बल्कि पूरे देश में गरीब गुरबा का, दलित का, पिछड़े का, अति पिछड़े का, आदिवासी का, हमारे अकलियत के भाइयों के वोट को काटा जा रहा है। ये लोकतंत्र की सरेआम सरे बाजार हत्या हो रही है और तानाशाह खुद को खुदा समझने लग गया है। लेकिन ये माना जाता है राजनीति शास्त्र में कि पावर ऑफ द पीपल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पीपल इन पावर, यानी जनता की ताकत, आप लोगों की ताकत, आवाम की ताकत हमेशा हुक्मरानों की ताकत से ज्यादा भारी होती है और ज्यादा बड़ी होती है। बहुत सारे तानाशाह इस बात को भूल जाते हैं और वो पगला जाते हैं और खुद को खुदा समझने लगते हैं और फिर ये समझ लीजिए उन तानाशाहों का अंत निकट आ गया है जब वो खुदा समझने लग जाएं, अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझने लग जाएं। एक शायर ने भी कहा है कि तुझसे पहले जो एक शख्स यहां तख्त नशी था, तुझसे पहले जो ये शख्स यहां तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने का, खुद के नॉन बायोलॉजिकल होने का इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, वो कहां है कि जिन्हें नाज अपने तई था। ये अति पिछड़ा समाज जो आज इस 90% इस सभा में दिखाई दे रहा है, ये राहुल जी के अधिकार और साथ में चलने के लिए, हक हुकुम के लिए तैयार है। जैसे कि नेल्सन मंडेला जी ने रंग भेद का आंदोलन चलाया था, महात्मा जी ने स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया था, वैसे ही हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी और जन नायक नेता तेजस्वी यादव जी और मुकेश सहनी जी के सानिध्य में ये हम लोग की आज़ादी का लड़ाई चल रहा है। जो इस देश में सरफरोश लोग जो बैठे हुए हैं, उस देश में इस आज़ादी का लड़ाई चल रहा है। इसलिए खास करके हम अति पिछड़ा समाज से विनती करते हैं कि इस लड़ाई में हम इन तीनों योद्धा का कदम से कदम मिलाकर चले और इनके साथ में हम लोग को अति पिछड़ा समाज जैसे भी आ सके वैसे कांग्रेस महागठबंधन को इस बार इस बिहार में सरकार में लाना है। बस इन्हीं चंद शब्दों के मैं अपने बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय महागठबंधन। आज हम लोग वोटर अधिकार यात्रा को लेकर निकले हैं और हम आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी के नेतृत्व में तमाम हमारे महागठबंधन के साथी पूरे बिहार में खास करके गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, ये वोटर अधिकार यात्रा क्या है? आज़ादी से पहले अंग्रेज हम पे राज करता था और आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने पौने 200 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद हमें देश को आज़ादी मिली और आज़ादी मिलने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान बना के दिया और संविधान के बाद अगर मैं सर उठाकर अगर यहाँ पे अगर आपके सामने बात कर रहा हूं तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान का देन है। साथियों, नहीं तो हजारों साल गरीब, पिछड़ा, दलित को पशु सामान्य लोग समझने वाले लोग जो हमसे हाथ से पानी तक नहीं पीते थे, वो हम पे राज करते थे। साथियों, जो भी आज हम जहां पे भी पहुंचे हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान का देन है। साथियों, उसके बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने एक
नाई का बेटा बिहार में गरीब पिछड़े का आवाज दिया। उसके बाद आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, अगर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अगर गरीब पिछड़े को अगर आवाज नहीं देते, जमीन पर बैठने वाले को अगर कुर्सी पर नहीं बैठाते, तो आज आपके सामने में एक मल्ला का बेटा ऊंची आवाज में बात नहीं करता। साथियों, यह है सामाजिक न्याय। निश्चित तौर पे हम कभी कल्पना करते हैं कि हमारे पूर्वज किस तरीके से लड़ाई लड़ते होंगे अंग्रेज से। आज निश्चित तौर पे हमारे देश में ही जिसको हम भरोसा करते हैं, हमारे देश के लोग, आज उनसे लड़ना पड़ रहा है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ही हमारा वोट चोरी कर रहा है। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में नेता के पास से 5 साल का समय इसलिए दिया गया कि 5 साल में मौका मिलेगा और जनता को उम्मीद पे खड़ा होंगे। अगर जनता को उम्मीद पे खड़ा नहीं होंगे तो नेता को गद्दी से उतारने का काम किया जाएगा। साथियों, और आजादी से लेकर 2014 तक भला बुरा सभी राजनेता यही डर कर और यही सोचकर इस देश के लिए काम किया। साथियों, 2014 में मोदी जी आए, अच्छे दिन लाने का वादा आपसे किए, हर युवा को नौकरी, हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए, विदेश से काला धन लाने की बात की, आपके खाता में 15-15 लाख रुपया देने का वादा किया। लेकिन उनको पता है, क्योंकि आपके वोट से नहीं, वो चोरी के वोट से देश के प्रधानमंत्री बने हैं। अगर उसको आपके वोट से का फिक्र होता तो निश्चित तौर पे आपके लिए काम करता। अभी उनको पता है कि आप वोट दो या ना दो, उनको सरकार में रहना, इसलिए उन्होंने आपके 2 करोड़ युवा का नौकरी हर साल देने का था। आज 11 साल में 22 करोड़ नौकरी होता, उन्होंने 22 लाख तो छोड़िए, 11 लाख भी नौकरी आज तक नहीं दिया। 1% तो छोड़िए, आधे % भी नौकरी नहीं दिया। उसके बाद भी 56 इंच का सीना लेकर घूम रहे हैं मोदी जी। तो इसलिए साथियों, महाराष्ट्र में वोट को बढ़ाकर और बिहार में वोट को घटाकर वो सरकार बनाना चाह रहा है। हम आप सभी से आग्रह करते हैं, अगर कर्पूरी ठाकुर जी को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, लालू जी को मानने वाले हैं तो गांव-गांव में घूमिए और ये फिर एक क्रांति की लड़ाई लड़िए अपने आने वाला पीढ़ी के लिए, जो सर उठा के जी सके। साथियों, इसके लिए तमाम हमारे यहाँ पे अब पिछड़ा सभी बुद्धिजीवी समाज के लोग यहाँ पे उपस्थित है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग हमारे अभियान से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे तो आज हम संविधान सम्मेलन के अवसर पर हम उपस्थित हुए हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे पुरखों ने, खास करके सामाजिक न्याय के लड़ाई लड़ने वाले और संविधान में अपनी लोगों को हिस्सा दिलाने वाले हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, बाबू जगजीवन राम जी, जगलाल चौधरी जी, मौलाना मजरूल हक साहब और जुबा साहनी जी, सम्मानित जगदेव बाबू को मैं सर्वप्रथम उनके चरणों में पुष्पांजलि करता हूं कि इन्हीं के संघर्षों का कारण आज हम लोग संविधान में दिए बाबा साहेब के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और आज भी लड़ रहे हैं। ये समझने की आवश्यकता है। मैं 2 बात कह के अपनी बातें को विराम देना चाहता हूं कि आखिर संविधान की बातें और संविधान सुरक्षा सम्मेलन की आवश्यकता क्यों है। आज यहाँ बैठे सभी लोग को ये महसूस करना होगा और समझना होगा कि क्या ये लड़ाई आदरणीय सम्मानित नेता, न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने जो सामाजिक न्याय के लड़ाई की बेड़ा उठाई है, आज उसी का परिणाम है कि हम उस लड़ाई को आगे बढ़ना है। आप जानते हैं कि आदरणीय नेता और सम्मानित तेजस्वी जी और सम्मानित सभी नेताओं ने इसका समर्थन भी किया। लेकिन यदि हम सामाजिक न्याय के बात करते हैं और समाज के उन अंतिम पंक्तियों के बारे में हम यदि बातें करते हैं, तो एक चीज़ स्पष्ट होनी चाहिए हम लोगों को कि आखिर सामाजिक न्याय की बात करने में जातीय जनगणना की बात होना सबसे वाजिब है और सबसे सामाजिक न्याय के ये जो है कुंजी है। जातीय जनगणना वो चाबी है
जो हम के सभी ताले खुलेंगे। इसलिए हम आपसे स्पष्ट कहना चाहते हैं कि क्या ये लड़ाई आने वाला समय केवल अकेले नेताओं का है या हम लोगों का है। इसलिए इससे बड़ा अवसर नहीं आने वाला कि हम सामाजिक सुरक्षा के बात करते हैं, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो दो बातें हम जरूर इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हम सामाजिक न्याय के तभी बात करेंगे जब सभी पॉलिटिकल पार्टियां टिकटों में सही हिस्सेदारी देगी। हम सामाजिक न्याय के तभी बात करेंगे कि उनकी नौकरियों में भागीदारी मिलेगी। हम उन सभी सामाजिक न्याय के लोगों के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों के तभी हम सामाजिक न्याय के लड़ाई में उनको हिस्सेदारी दे पाएंगे जब उनकी हिस्सेदारी ठेकेदारी में मिलेगी। आज बिहार में ठेकेदारी प्रथा है, लेकिन हमारे लोगों को केवल कंट्रोलेक्चुअल के आधार पर और संविदा के आधार पर केवल बहालियां हो रही है। उसमें हमारा आरक्षण खत्म हो चुका है। इसलिए आंख बंद करके ये सोचने की जरूरत नहीं है, हृदय पर हाथ रख करके ये लड़ाई लड़ करके और सम्मानित इंडिया गठबंधन के सम्मानित नेताओं को आगे जो है इस पर ताकत देना होगा। खास करके राहुल गांधी जी और अनिल जय हिंद जी को मैं बधाई देता हूं कि इन्होंने जो सामाजिक न्याय के कड़ी को आगे किया है, बिहार में वो कड़ी आने वाला समय में इंडिया गठबंधन के ताकत के रूप में देंगे। और इतना ईश्योर करते हैं कि आने वाला समय में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। अंत में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी, बहुत थैंक यू। संविधान को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं और उस संविधान में जो सबसे बुनियादी और बहुत ज़रूरी एक हक इस देश के तमाम नागरिकों को मिला हुआ है, वोटिंग राइट, वोट डालने का अधिकार, आज वो भी खतरे में है। और इसीलिए हमें ये वोटर अधिकार यात्रा निकालनी पड़ी और इसके लिए लड़ना पड़ रहा है। तो मैं संक्षेप में दो चार बात ही आपके बीच में रखना चाहता हूँ। संविधान में हमें शुरू से ही ये वोटिंग राइट मिला। दुनिया के बहुत सारे देशों में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी लोगों को, सबको वोटिंग राइट नहीं मिलता था। लेकिन हमें जब संविधान मिला, संविधान के साथ साथ सबके लिए वोटिंग राइट, गरीब से गरीब के लिए भी एक वोट और अमीर के लिए भी एक वोट। लेकिन उसी समय बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि ये जो एक वोट की बराबरी है, इस वोट की बराबरी, लेकिन अगर इसके साथ साथ समाज में बराबरी ना हो, सामाजिक बराबरी ना हो, आर्थिक बराबरी ना हो, तो एक ऐसा समय आएगा कि वो वोट की बराबरी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा इस सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी के आगे। दूसरा एक बहुत बड़ा सवाल उन्होंने कहा कि संविधान तो अच्छा है, संविधान को लेकर आप कह सकते हैं कितना अच्छा कितना बुरा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संविधान को चलाएगा कौन, किसके हाथ में जाएगा ये संविधान। बहुत अच्छा संविधान लिख दिया जाए और ऐसे लोगों के हाथ में वो संविधान चला जाए जिनका उस संविधान से कोई मतलब नहीं है, तो एक अच्छे संविधान से भी बहुत गलत परिणाम निकाला जा सकता है। और आज हमारे सामने ये बाबा साहब की दोनों चेतावनी बेहद प्रासंगिक है। हमारे वोट की बराबरी, लेकिन सामाजिक बराबरी हमें बिल्कुल नहीं मिली। हम लोग जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं, अक्सर हम बहुत सीमित संदर्भ में बात करते हैं, सिर्फ आरक्षण की बात करते हैं, जबकि बात सामाजिक बराबरी की होनी चाहिए पूरे समाज में। दूसरी तरफ आर्थिक बराबरी की बात करिए तो आज तो देश में ऐसा अदानी अंबानी का राज आ गया, ऐसा कंपनी राज आ गया कि देश में मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ में पूरे देश की तमाम संपत्ति और देश की तमाम जो हमारा एनुअल इनकम है वो सब उन्हीं के पास चला जा रहा है। तो एक तो हमारे संविधान के लिए बड़ा खतरा ही आ रहा है, और दूसरा किनके हाथ में संविधान चला गया? उन लोगों के हाथ में आज संविधान चला गया जब संविधान पारित हो रहा था 1949 में, ये
75 साल संविधान के पूरे हुए, गणतंत्र के भी 75 साल पूरे हुए हैं। उस समय खुल करके इन लोगों ने, उनका जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसके संपादकीय में उन्होंने लिखा था कि संविधान हम नहीं मानते क्योंकि इसमें भारतीय कुछ है ही नहीं। ये संविधान एक तरह से विदेशी संविधान है, मनुस्मृति ही हिंदुस्तान का असली संविधान है। ये कहने वाले लोग 1949 में खुलकर ये बात करने वाले लोग, आज उनके ऊपर, उनके हाथ में सत्ता है, उनको इस संविधान को लागू करना है। और हम देख रहे हैं कि वो किस तरीके से इस संविधान का हर रोज मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी हत्या कर रहे हैं। तो ऐसे विपरीत स्थिति में हमें लड़ना है। संक्षेप में बस 3 बात करते हुए मैं खत्म करूंगा कि एक तो सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए कि संविधान ऐसे दौर में हमें मिला था, बहुत मुश्किल दौर में मिला था। उस समय देश का बंटवारा हो चुका था, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो चुके थे, देश में बड़े बड़े दंगे हो चुके थे, लाखों की तादाद में इधर से उधर लोगों को जाना पड़ा था। इतने बड़े त्रासद समय में भी गांधी जी की हत्या हो चुकी थी। वैसे एक मुश्किल दौर में हिंदुस्तान ने जब संविधान पारित किया, बड़े आराम से उस संविधान के पहले पन्ने पर कह दिया गया कि इस देश में बिना किसी भेदभाव, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न भाषा के आधार पर, बिना किसी भेदभाव सबके लिए पूरा का पूरा न्याय मिलेगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलेगा, सबके लिए आजादी, सबके लिए बराबरी। इतनी बड़ी बात उस कठिन दौर में। और इसीलिए आज हमें फिर वो जो आजादी की चेतना है, वो आजादी की चेतना जो 1857 में जिस समय देश में पहला विद्रोह हुआ सबसे बड़ा, तो आजिमुल्लाह खां उस विद्रोह के शायर, उन्होंने कहा हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा। वही बात संविधान के पहले पन्ने पर आया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने संविधान खुद को दिया है और देश को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में घोषित किया है। तो हमें लगता है कि उस आजादी की चेतना को, उस साम्राज्यवाद विरोध की चेतना को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग भाषा, सबको लेकर के, इस विविधता, इस विशालता को लेकर के जो हिंदुस्तान है, इसको फिर एक बार हमें बुलंद करना होगा। उस चेतना की जरूरत है। और दूसरी बात कि हमारे सामने ये जो आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी है, सामाजिक और आर्थिक बराबरी की लड़ाई, इस लड़ाई को तेज करना होगा और तभी हम लोग संविधान की सही मायने में रक्षा कर पाएंगे। और आज बिहार जिस मोड़ पर खड़ा है, हमें तो अभी भी उम्मीद है, महाराष्ट्र में चुनाव चुरा लिया, हरियाणा में चुरा लिया, सुनते हैं कि लोकसभा के चुनाव में भी जिस तरह की रिपोर्ट राहुल जी ने जो खुलासा किया बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा की, वैसे बहुत सारे लोकसभा हम सबके नज़र में हैं। तो 2024 के चुनाव को भी काफ़ी हद तक चुरा लिया गया। तो वैसे में बिहार में चुनाव को चुराने की, वोट की चोरी करने की पूरी साजिश चल रही है। जिस समय हम लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, इस समय भी साजिश चल रही है। जो SIR है उसमें 65 लाख लोगों के नाम काटे गए। और मैं आज के इलेक्शन कमीशन का डेटा देख रहा था, इलेक्शन कमीशन ने कहा कल तक था कि 6 लाख नए फॉर्म 6 मिले हैं, आज वो 8.5 लाख हो गया। और छलांग लगा करके अगले 4 दिन में आप देखेंगे कि वो 20-25 लाख में पहुंच गया है। तो चोरी बदस्तूर जारी है, उस चोरी के खिलाफ हमें तो लड़ना है और ऐसा माहौल बना देना है पूरे बिहार में, जिस बिहार जब जब तय कर लेता है, अगर बिहार किसी चीज को तय कर ले तो बीच रास्ते में हम लोग छोड़ते नहीं हैं। वो 42 का आंदोलन हो, वो आजादी के बाद का लोकतंत्र की लड़ाई हो, वोट डालने की लड़ाई हो, बूथ कब्जा के खिलाफ सामंती पूरे धाक को तोड़ते हुए दलित गरीबों के वोटिंग राइट हासिल करने का वो तमाम आंदोलन हमें याद है, वो तमाम जनसंहार हमें याद है, जिसको झेलते हुए बिहार के दलित गरीबों ने वोट डालना शुरू किया था 80 के दशक में। तो इसीलिए बिहार ने जब आज ठान लिया है तो मुझे तो पूरा भरोसा है आप तमाम साथियों के ऊपर, और पूरे बिहार के नौजवान, पूरे बिहार के भूमिहीन गरीब, बिहार की हमारी बहनें, स्कीम वर्कर्स, बिहार के हमारे नौजवान साथी, आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि ये जो चुनाव आयोग ने जो SIR का हमला किया, अब पूरे देश में जो वोट चोरी और चुनाव चोरी की साजिश चल रही है, इस सिलसिले को इसी बिहार से हम लोग रोक देंगे। इस अश्वमेध के घोड़े को हम लोग यहीं पर रोक देंगे और पूरे देश में लोकतंत्र और संविधान की सुरक्षा और सामाजिक बराबरी और आर्थिक बराबरी की लड़ाई को
जीत की मंजिल तक पहुंचाने का काम बिहार से हम लोग शुरू करेंगे। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भीम, लाल सलाम, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद।